नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जनमत में जिस पहली खबर की चर्चा होने वाली है वो इस मायने में बेहद खास है कि इस खबर ने जब इसकी शुरुआत हुई थी, इस घटना की शुरुआत हुई थी, तब भारत में बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन भारत की बदलती हुई तस्वीर की नींव इसी घटना ने रखी। दरअसल आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई 2026 का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के 11 साल पूरे होने का प्रतीक बन चुकी है। इसी अवसर पर देश में कई बड़े आर्थिक, प्रशासनिक और डिजिटल बदलाव लागू किए गए हैं। ये बदलाव जो आपके लिए हैं, आपके जीवन स्तर को सुधारने के लिए है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए और इसीलिए हमने जनमत में आज इस खबर से शुरुआत की है। ये जो बदलाव हो रहे हैं सीधे तौर पर आपके लिए, यानी आम जनता की जेब, दस्तावेज व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं से जुड़े हुए हैं। सरकार का फोकस साफ है, भारत को कैशलेस, पेपरलेस और फुली डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम की ओर तेजी से आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बदलावों की बात हो रही है। तो पहले 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में करीब 3,110 से 3,130 रुपए के बीच रही थी। बहुत हो हल्ला हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल और बाजार की स्थितियों के आधार पर हर महीने बदलती रहती थी। लेकिन अब थोड़ी सी राहत यहां पर देखने को मिल रही है। सरकार ने तमाम परिस्थितियों को जानते समझते हुए 1 जुलाई से इसमें 183 रुपए 50 पैसे की कटौती की है, जिसके बाद अब नई कीमत लगभग 2,930 प्रति सिलेंडर हो चुकी है। हालांकि घरेलू 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी राहत सिर्फ कमर्शियल सेक्टर को मिल रही है। वो कमर्शियल सेक्टर, खास तौर से वो छोटे जो उद्योगों से जुड़े हुए लोग थे, जिनका छोटा व्यापार था, जो बाहर से आए हुए थे, जो असंगठित क्षेत्र थे, उस सेक्टर को सबसे ज्यादा इससे फायदा मिलेगा, राहत मिलेगी। जैसे होटल, रेस्टोरेंट, छोटे कारोबारियां जिनका जिक्र मैंने अभी किया, इनको राहत जरूर मिलेगी। लेकिन यह भी साफ है कि सब्सिडी मॉडल अब टारगेटेड डिजिटल सब्सिडी फ्रेमवर्क की दिशा में काम कर रहा है। अब एक तो जो बदलाव हुआ वो हमने आपको बता दिया, एक दूसरा बदलाव हुआ है पासपोर्ट सिस्टम में। पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए लगभग 1,500 से 2,000 रुपए तक फीस देनी होती थी और पूरी प्रक्रिया में मैनुअल वेरिफिकेशन, दस्तावेज जांच और कई स्तर की फिजिकल प्रोसेसिंग शामिल हुआ करती थी, जिसमें सबसे ज्यादा समय भी लगता था। लेकिन अब डिजिटल इंडिया के तहत इस सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। पासपोर्ट फीस संरचना को रीएडजस्ट किया गया है और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पेपरलेस और तेज बनाने पर फोकस दिया गया है। अब वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, पारदर्शी होगी और टेक ड्रिवन होगी। यानी अब सत्यापन और प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और तकनीक आधारित हो गई है। इसके बाद अब जरा तीसरे बदलाव की बात भी कर ली जाए। तीसरा बदलाव आधार सिस्टम को लेकर हुआ है। पहले आधार अपडेट जैसे नाम, मोबाइल या ईमेल सुधार के लिए 50 रुपए से 75 रुपए तक शुल्क देना पड़ता था और कई बार लोगों को आधार केंद्रों पर जाना पड़ता था। लेकिन अब डिजिटल इंडिया के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल के तहत कुछ सेवाओं को फ्री और ऑनलाइन आसान बनाया गया है। विशेषकर ईमेल और बेसिक अपडेट्स के लिए सीमित समय की फ्री सुविधा दी गई है। इसका उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक अपने डिजिटल पहचान डेटा को आसानी से अपडेट कर सके और सरकारी योजनाओं का लाभ उसे बिना रुकावट मिल सके। अब आगे बात करते हैं आयकर रिटर्न की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा सुन लीजिएगा, क्योंकि पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती थी और अंतिम दिनों में पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और तकनीकी समस्याएं आम बात हो जाती थी। लेकिन अब डिजिटल इंडिया के तहत कर प्रणाली को भी, टैक्स सिस्टम को भी और अधिक कुशल बनाने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है।
जिससे करदाताओं को, टैक्स पेयर्स को अधिक समय मिल सके और पूरी व्यवस्था अधिक सुचारू तरीके से काम कर सके। ये बदलाव पूरी तरह डिजिटल कर प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में लिया गया है। अब चलते हैं चौथे बदलाव की तरफ और ये बदलाव है ईपीएफओ को लेकर। पहले पीएफ निकालने और केवाईसी अपडेट करने में कई दिन लगा करते थे क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन और मैनुअल प्रक्रिया के कारण काफी देरी होती थी। लेकिन अब डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ईपीएफओ को पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटेड सिस्टम में बदल दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लेम, प्रोफाइल अपडेट और केवाईसी वेरिफिकेशन अब पहले से तेज और पेपरलेस हो गया है। इसका सीधा फायदा करोड़ों कर्मचारियों को मिल रहा है। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम की। तो पहले कई बार बैंकों में गलत जानकारी देकर वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री के मामले भी सामने आते रहे हैं। मिस सेलिंग की जो खबरें थी हमने अक्सर आपको दिखाई है और शिकायतों के निपटारे में काफी समय भी लगा करता था। लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्त डिजिटल नियामक व्यवस्था लागू की। इसके तहत ग्राहकों को रिफंड और मुआवजे का मजबूत अधिकार मिला है और बैंकिंग सिस्टम को पहले से ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। यह कदम डिजिटल इंडिया के तहत एक भरोसेमंद वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सिस्टम में भी बदलाव हुआ है। पहले क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स, लाउंज एक्सेस और कैशबैक जैसे फायदे अपेक्षाकृत आसान और ज्यादा मिला करते थे, लेकिन अब बैंकों ने अपने सिस्टम को डिजिटल खर्च जोखिम आधारित मॉडल के अनुसार अपडेट कर दिया है। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में बदलाव, लाउंज एक्सेस की शर्तों को सख्त करना और कैशबैक कैटेगरी का नए सिरे से निर्धारण इसी डिजिटल वित्तीय बदलाव का हिस्सा है। ये पूरा बदलाव बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा नियंत्रित, डेटा आधारित और पारदर्शी बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। अब बात जरा आईआरसीटीसी की भी कर लेते हैं। रेलवे सिस्टम की बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं और उनके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तत्काल टिकट बुकिंग में बॉट्स और एजेंट्स का दखल एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, जिससे आम यात्रियों को टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब डिजिटल इंडिया के तहत रेलवे ने एक उन्नत डिजिटल सुरक्षा प्रणाली लागू की है, जिससे फर्जी बुकिंग, बॉट एक्सेस और अनाधिकृत एजेंट्स पर नियंत्रण काफी बढ़ गया है। अब सिस्टम का पूरा फोकस वास्तविक उपयोगकर्ताओं को समान और पारदर्शी तरीके से पहुंच देने पर है और यही वजह है कि यह बदलाव सकारात्मक माना जा रहा है। बात जीएसटी और ई गवर्नेंस की भी, ई इनवॉइस सिस्टम की भी। पहले छोटे कारोबारियों में मैनुअल बिलिंग ज्यादा हुआ करती थी और टैक्स रिपोर्टिंग में कई बार गलतियां हो जाती थी, लेकिन अब डिजिटल इंडिया के तहत जीएसटी और ई इनवॉइस सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और ट्रेस करने योग्य बना दिया गया है। इससे टैक्स चोरी पर रोक लगी और पूरी प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी। कुल मिलाकर यह समझने वाली तस्वीर है कि जो ये बदलाव हुए हैं, दरअसल ये बदले हुए भारत की तस्वीर है, ये आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया की तस्वीर है। अगर इन सभी बदलावों को एक साथ देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि 1 जुलाई 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन के 11 सालों की, 11 वर्षों की यात्रा का एक नया महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज के ये बदलाव 3 बड़े स्तंभों पर आधारित है। अब इन 3 स्तंभों को भी आपको बताते हैं। पहला सबसे मजबूत स्तंभ है डिजिटल गवर्नेंस, यानी आधार, ईपीएफओ और जीएसटी, इसको पूरी तरीके से आसान बनाया गया। दूसरा वित्तीय डिजिटलीकरण, यानी जो बैंकिंग सिस्टम है, जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, आरबीआई ने जो सिस्टम लागू किया वो इस दिशा में महत्वपूर्ण माना गया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, नागरिक सेवाओं का रूपांतरण, यानी पासपोर्ट, रेलवे और आईटीआर जैसी सुविधाओं को पूरी तरह से डिजिटल इंडिया के तहत लेकर आने में लोगों को सहूलियत दी गई। यानी भारत तेजी से उस व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां सेवाएं कम समय में, कम कागजी प्रक्रिया के साथ और अधिक डिजिटल ट्रैकिंग और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध होंगी, और यही नए भारत की बुलंद तस्वीर बन रही है। नए भारत की बुलंद तस्वीर की बात हुई है तो केवल डिजिटल इंडिया ही कहानी नहीं लिख रहा है, एक कहानी और लिखी जा रही है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक ऐसा मसला है जो
राजनीतिज्ञों की नजर में राजनीति का मुद्दा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवादियों की नजर में यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। बात अब राष्ट्रीय सुरक्षा की। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ सरकार द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो राजनीतिज्ञों की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की नजर में वो भले ही राजनीति हो, लेकिन सवाल जब राष्ट्रीय सुरक्षा का हो तो वहां राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के चश्मे से खबरों को समझना और देखना चाहिए। बात हम गुजरात की कर रहे हैं, जहां बुलडोजर की गूंज सिर्फ अवैध अतिक्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध भारत की सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से भी जोड़ा जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे कच्छ जिले में प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। इस दौरान सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से हटाया गया और प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि सीमा से जुड़े रणनीतिक इलाकों में अब किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही हमने आपके सामने जैसलमेर की खबर रखी थी और बताया था कि किस तरीके से जो बॉर्डर एरियाज हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से ये स्पष्ट कह दिया गया है कि बॉर्डर एरियाज में 50 किलोमीटर तक जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनको पूरी तरह से हटाया जाएगा, क्योंकि ये वो कंस्ट्रक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं से जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनके लिए लॉन्च पैड का काम करते हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। और इसीलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात के कच्छ हिस्से में भी ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बात सीमा और राष्ट्र की आ जाती है तो मामला संवेदनशील हो जाता है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे कच्छ जिले में प्रशासन ने राष्ट्र सुरक्षा के लिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा और निर्णायक अभियान छेड़ रखा है और इस कार्रवाई में बुलडोजर गरजते हुए नजर आए हैं। कच्छ जिले के करीब 120 से 150 किलोमीटर लंबे सीमावर्ती और तटीय संवेदनशील इलाके में ये मेगा डिमोलिशन ड्राइव अलग अलग चरणों में चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ अतिक्रमण हटाना नहीं है, बल्कि सीमा सुरक्षा और रणनीतिक ढांचे को मजबूत करना है। दरअसल कच्छ भारत का सबसे बड़ा सीमावर्ती जिला है, जिसकी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसके अलावा अरब सागर से सटा ये इलाका देश के लिए सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और यहां स्थित दीनदयाल यानी कांडला पोर्ट भारत के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। ऐसे में सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती माना जाता रहा है। इन इलाकों में अवैध घुसपैठिए आकर बस गए थे, जिन्होंने अवैध तरीके से न केवल सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था, बल्कि ये वही घुसपैठिए थे जो भारत विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त पाए गए थे। अवैध मस्जिद, अवैध मजार, ये सब इन इलाकों में बना ली गई थी। इलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए थे जो सरकार के लिए सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती साबित हो रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्वी और पश्चिमी कच्छ के कई संवेदनशील इलाकों में एक साथ कार्रवाई की गई, जिनमें शिड़ाई, भारापर, नखत्राणा, कोटड़ा, जडोधर, रापर और बालासार जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यहां भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच राजस्व विभाग, पुलिस वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमों ने अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त किया। खबर यह भी है कि कार्रवाई से पहले कई स्थानों पर नोटिस जारी किए गए थे और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का साफ कहना है कि यह अभियान किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए किया जा रहा है। अब सबसे अहम बात कांडला पोर्ट क्षेत्र की कर लेते हैं, जहां बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। खबर ये कह रही है कि पोर्ट के आसपास लगभग 100 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये वही क्षेत्र है जो देश के व्यापार और आयात निर्यात का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऐसे में यहां अतिक्रमण हटाना सीधे तौर पर राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा माना जा रहा है। इसके अलावा वन विभाग ने भी इस अभियान में अहम भूमिका निभाई। नखत्राणा और दयापर रेंज में करीब 400 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन इलाकों में लंबे समय से अवैध रूप से खेती और निर्माण किए जा रहे थे, जो पर्यावरण और वन्य जीवन के लिए खतरा बन सकते थे। वहीं गांधीधाम शहर में भी नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस सुरक्षा के बीच यहां 130 से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।
नगर प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने, सार्वजनिक स्थानों को खाली कराने और शहरी विकास योजना को गति देने के लिए जरूरी थी। खबर में यह भी सामने आया है कि अंदेसर क्षेत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 10,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है, जहां भविष्य में पुलिस स्टेशन बनाने की योजना भी प्रस्तावित है। अब बात करें इस पूरे अभियान के रणनीतिक पहलू की, तो जरा इसे ध्यान से समझिएगा। विशेषज्ञों का यह मानना है कि कच्छ का यह पूरा इलाका पाकिस्तान सीमा से सटा होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यहां किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, और ऐसे में जब 120 से 150 किलोमीटर लंबे इस सीमावर्ती बेल्ट से अतिक्रमण हटाया जाता है, तो इससे सीमा सुरक्षा बलों और अन्य एजेंसियों को निगरानी और गश्त में बड़ी मदद मिलती है। साथ ही तटीय सुरक्षा व्यवस्था भी और मजबूत हो जाती है। प्रशासन का कहना है कि ये पूरा अभियान केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सरकारी भूमि की सुरक्षा, विकास परियोजनाओं को गति देने और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। कुल मिलाकर कच्छ में चला ये बुलडोजर एक्शन आने वाले समय में एक मॉडल अभियान के रूप में देखा जा रहा है, जहां कानून व्यवस्था, विकास और सीमा सुरक्षा तीनों को एक साथ जोड़कर कार्रवाई की गई है। और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह अभियान अभी आगे जारी रहेगा। यानी साफ है कि कच्छ में बुलडोजर सिर्फ जमीन पर नहीं चला, बल्कि एक मजबूत संदेश भी दे गया है कि सीमा से सटे संवेदनशील इलाकों में अब किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो भारत एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा है जो बुलंद भारत की तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है, और इसी कड़ी में अब जरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ली जाए। लेकिन हमेशा से कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने और सकारात्मक दिशा में ले जाने की जरूरत है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया भर में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा निर्णायक और रणनीतिक तकनीक बन चुकी है। और ये सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और भविष्य की सभ्यता की दिशा तय करने वाली ताकत भी बन चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में पूरी दुनिया एक नए डिजिटल युद्ध के दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां मुख्य मुकाबला अमेरिका, चीन और भारत जैसे देशों के बीच तेजी से आकार ले रहा है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो वो इस एआई रेस में अब भी सबसे आगे माना जाता है। वजह है उसका मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम और निजी टेक कंपनियों का दबदबा। ओपन एआई, गूगल और मेटा जैसी जो कंपनियां हैं आज ऐसे फाउंडेशन मॉडल्स तैयार कर रही हैं जो जनरेटिव एआई, मल्टी मॉडल सिस्टम और एडवांस रीजनिंग में दुनिया को नई दिशा दे रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका रिसर्च ड्रिवन मॉडल है, जहां स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज और वेंचर्स कैपिटल मिलकर लगातार नई तकनीक विकसित कर रहे हैं। साथ ही एआई चिप टेक्नोलॉजी और हाई एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका नियंत्रण उसे निर्णायक बढ़त भी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन की बात करें तो उसने एआई को केवल तकनीक नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बना दिया है। वहां सरकार, टेक कंपनियां और सुरक्षा तंत्र एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन का फोकस एआई को बड़े पैमाने पर लागू करने यानी कि डिप्लॉयमेंट पर है। डीप सीक, बाइडू, अलीबाबा और बाइट डांस जैसे मॉडल्स कम लागत में तेज और प्रभावी एआई समाधान दे रहे हैं। चीन के पास विशाल डेटा इकोसिस्टम है, जहां वीचैट और कई ऐसे सुपर ऐप्स हैं जो अरबों डेटा पॉइंट्स पैदा करते हैं। हालांकि एडवांस चिप टेक्नोलॉजी में कुछ सीमाएं जरूर हैं, लेकिन चिप घरेलू विकल्पों और अपने टेक इकोसिस्टम के जरिए तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये आगे बढ़ रहा है। अब इस पूरे वैश्विक दौड़ में भारत की भी बात होनी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि भारत की भूमिका इस पूरी वैश्विक दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण है और तेजी से उभरती हुई भी नजर आ रही है। आपको याद होगा कि बीते दिनों भारत में ही एआई समिट हुआ और उसके बाद भारत की जो एआई ताकत है वो दुनिया ने देखी है। भारत अब सिर्फ एआई का उपभोक्ता नहीं है, बल्कि एक संभावित निर्माता शक्ति भी बन रहा है। भारत का लक्ष्य साफ है, लक्ष्य स्पष्ट है, साफ है,
सॉवरेन एआई, यानी एआई क्षमता को जो पूरी तरह देश के नियंत्रण में हो और भारत की जरूरतों के अनुसार ही विकसित किया जाए। इंडिया एआई मिशन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है जिसने एआई को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल कर दिया है। भारत ने इस मिशन को 7 मजबूत स्तंभों पर खड़ा किया है। सबसे पहले कंप्यूट क्षमता, जहां 10,000 से अधिक जीपीयू आधारित हाई एंड सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं ताकि स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को सस्ती और सुलभ एआई ट्रेनिंग मिल सके। दूसरा स्तंभ जो महत्वपूर्ण है वो है फाउंडेशन मॉडल, जहां एआई और भारत जेन जैसे पहले भारतीय भाषाओं और विविधता को ध्यान में रखकर स्वदेशी एलएलएम विकसित किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से 7 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। 2 स्तंभ के बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन अन्य जो स्तंभ है इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये भारत को न केवल तकनीक उन्नत बना रहे हैं बल्कि बदलते हुए भारत की तस्वीर को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। समावेशिता इसमें है, लेकिन इन सब के साथ भारत राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हुए भी वो तमाम कदम उठा रहा है जो एआई की दुनिया में भारत को अलग दर्शाता है, भारत की ताकत को अलग रखता है। जनमत में आगे बढ़ते हुए अब उस खबर की चर्चा करने वाले हैं हम, जिसे उन्हें देखना चाहिए और आंख खोल कर देखना चाहिए जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से गलबहियां कर ली जाए, संवाद कर लिया जाए, पाकिस्तान से बात के रास्ते खोले जाएं। लेकिन उसी पाकिस्तान के क्या हालात हैं, ये खबर आपकी आंखें खोल देगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त हालात सिर्फ तनावपूर्ण नहीं है, बल्कि अब ये मामला एक बड़े राजनीतिक उबाल में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इस पूरे क्षेत्र की सियासत को हिला कर रख दिया है, जिसमें जेएसी के नेता सरदार अमर खान साफ शब्दों में कहते हुए नजर आते हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये कान खोलकर सुनने वाली खबर है। पहले सरदार अमन का क्या कहना है वो बयान जरा ध्यान से सुनिए। वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे। मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा ना हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। कश्मीर के लोग जो है वो कश्मीरियों को, इनकी हालत अजीब है। मीडिया पे बैठते हैं, किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया। जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान के हमसे वफादारी नहीं। तुम पाकिस्तान के उन मेहनतकशों मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुफ्त भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो। उनसे वफादारी का जो तरीकाकार बनाओ। वहां लोगों को रोजगार दो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को तालीम दो, लोगों को वहां पर जिंदगी दो। एक जो है वो बाइज्जत जिंदगी वहां पर कोशिश करके लोगों को दो। एक बाइज्जत जिंदगी दो, ये कहा जा रहा है। और वो बाइज्जत जिंदगी कहाँ मिलती है? वो मिलती है भारत में। सरदार अमन खान जेएसी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नेता है। पीओजेके में जो इन दिनों हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। भारत का वो अभिन्न हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है, और यहां पर अब पाकिस्तान के खिलाफ ही आवाज बुलंद हो चुकी है। वो आवाज जहां से शुरू होती है एक ऐसी बहस को जन्म दे रही है जो अब सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि पहचान और भविष्य की दिशा तक पहुंच चुकी है। सेकुलरवादियों ने पाकिस्तान से सो कॉल्ड जो सेकुलरिज्म है, स्यूडो सेकुलरिज्म, इसकी जो झंडा बरदारी करते हैं, उन्होंने अभी पाकिस्तान से अमन शांति इसकी अपील की और एक पत्र भी लिखा। हमने वो खबर भी आपके सामने रखी थी। 117 लोगों का ये पत्र था, उनका हस्ताक्षर किया हुआ था। सिविल सोसाइटी, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी से कहा जा रहा है, जिसमें 66 लोग भारत के थे, 56 लोग पाकिस्तान के थे, और ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से बात की जाए, अमन का रास्ता खोला जाए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट किया जाए। वो पाकिस्तान
जो सिर्फ भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है, जो सिर्फ भारत के खिलाफ आतंकवादियों को खाद पानी देता है, ये अपील करते हैं कि उनसे संवाद किया जाए। लेकिन ये जो खबर हमने आपके सामने रखी है, ये उन्हीं लोगों की आंख खोलने के लिए है। पाकिस्तान की वो कड़वी हकीकत, वो कड़वी सच्चाई नजर उन्हें नहीं आती जो सरदार अमन खान ने उजागर की है। एक ऐसे देश की तस्वीर सामने आ रही है जहां लोग खुद दाल रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हथियार और बारूद खरीदने के लिए कर्ज लेने तक को तैयार दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान में ही आम लोगों के दाल रोटी के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन साफ नजर आ रहे हैं। सरदार अमन खान, जो पाकिस्तान में JAAC के अध्यक्ष बताए जाते हैं, खुले तौर पर यह दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हैं और लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। वो ये भी कहते नजर आते हैं कि उन्हें पाकिस्तान की मौजूदा व्यवस्था में भविष्य नहीं दिखता और वो बेहतर जीवन के लिए अपने मूल स्थान, ध्यान से सुनिएगा, अपने मूल स्थान यानी भारत में शामिल होने की बात करते हैं। दरअसल POJK के कई इलाकों में इस वक्त जनता सड़कों पर है। महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य संकट और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर लोग खुलकर पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इस बार तस्वीर पहले से अलग है, क्योंकि इन आंदोलनों में सिर्फ आर्थिक नाराजगी नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्मिता और भविष्य की दिशा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। और इसी बीच वायरल बयान में सरदार अमन खान का यह कथन सामने आता है, जिसने पूरे माहौल को बदल दिया है। और अब चर्चा सिर्फ पाकिस्तान से नाराजगी की नहीं रह गई है, बल्कि कुछ वर्गों में यह भावना भी सामने आ रही है कि भविष्य में वो खुद को पाकिस्तान से अलग दिशा में देखना चाहते हैं, किसी और दिशा में देखना चाहते हैं। और यहीं पर भारत से जुड़ाव का एंगल भी चर्चा में आ गया है। यानी ये बहस अब भावनात्मक, राजनीतिक और रणनीतिक तीनों स्तर पर पहुंच चुकी है। हालांकि हालात इतने आसान भी नहीं हैं, क्योंकि दूसरी तरफ प्रशासनिक सख्ती, गिरफ्तारियां, इंटरनेट प्रतिबंध और सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों की खबरें सामने आ रही हैं। बीते दिनों हमने आपको बताया भी था कि किस तरीके से निहत्तों पर पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी ने गोलियां तक चलाई है और इसकी वजह से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। मुल्ला मुनीर को यह बात रास नहीं आ रही है कि पाक भारत के जिस इलाके पर वर्षों से कब्जा करके रखा हुआ है, दरअसल अब कुछ ही दिनों में वो भी कुछ ही दिनों का पाकिस्तान में मेहमान है, क्योंकि इसलिए यहां पर ही जो लोग हैं, जो वहां की आवाम है, वो भारत में मिलना चाहती है। यहां पर मुनीर को ये लगता है कि ये सब करके कश्मीर जो खास तौर से जो ये पूरा का पूरा हिस्सा है, वो पाक से अलग हो जाएगा और यही वजह है कि यहां पर सख्ती ज्यादा दिखाई जा रही है। ये पूरा मामला पाक में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षित सीटों और सत्ता ढांचे पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। फैसले बाहर से थोपे जा रहे हैं और यही वजह है कि असंतोष अब धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले रहा है। कुल मिलाकर POJK में उठी यह आवाज अब सिर्फ एक क्षेत्रीय आंदोलन नहीं रह गई है, बल्कि ये पाकिस्तान की आंतरिक नीतियों, शासन व्यवस्था और राजनीतिक नियंत्रण पर एक बड़ा सवाल बनकर सामने आई है। और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, सरदार अमन खान के बयान और भारत से जुड़ाव जैसे उभरते एंगल ने इस पूरे मुद्दे को एक हाई वोल्टेज जियोपॉलिटिकल डिबेट में बदल दिया है, जहां हर बयान अब सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय असर पैदा कर रहा है। और चलिए, जनमत के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।